अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें यह इस्तदा की गई थी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से सामने आया था उसे मुअत्तल कर दिया जाए। और अब यह इस्तदा पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट में आज तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से यह दरखास्त दायर की गई थी कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला आया है उसे फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया जाए। और पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से यह मौक़िफ़ भी अपनाया गया था कि बल्ले का निशान वापस लेने से पार्टी को नुकसान होगा और इंतखाबी अमल भी सबूताश होगा, जिस पर आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर फैसला सुना दिया है। अहम तरीन खबर से अपने नाजरीन को यहाँ आगाह कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल हकीम, अपडेट कीजिएगा इस फैसले के हवाले से। ये जी बिल्कुल पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियाखेल जो कि सिंगल रुकनी बेंच, इस पे दोनों फरीकेन जो कि इलेक्शन कमीशन के अलावा जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है और जो दरखास्त गुजार है जिसके बेस पर इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात का फैसला कलअदम करार दिया था, तो उनकी जानिब से वकला ने दलाइल पेश किए, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से अली गौहर और अली जफर दोनों पेश हुए। तवील जो दलाइल तकरीबन 3 घंटे तक इनके दलाइल जारी रहे। ताहम दलाइल सुनने के बाद फाजिल अदालत ने फैसला सुना दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी को इंतखाबात जो है वो कलअदम करार किए है उसका फैसला मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने जो तमाम फरीकेन को इस हवाले से नोटिस भी जारी कर दिए हैं। जबकि अदालत ने ये भी हुक्म दिया है कि जो चूंकि हाईकोर्ट की छुट्टियां है और इस छुट्टियों में सिर्फ जो है सिंगल बेंच होता है, तो उनके ये भी अहकाम थे कि जब भी छुट्टियां खत्म हो और पहला डिविजनल बेंच लगे तो उसी डिविजनल बेंच में ये केस जो है वहाँ पे समाअत उसकी होगी, क्योंकि सिंगल बेंच को इस केस की समाअत का इख्तियार नहीं है। सिर्फ हुक्म इम्तिनाई जारी कर दिया गया है और डबल बेंच तक फैसला सुनने तक जो है ये जो इलेक्शन कमीशन का कलअदम होने का फैसला है वो मुअत्तल रहेगा। जी अच्छा अब्दुल हकीम, ये भी बताइएगा कि आज पीटीआई के वकला तो मौजूद थे, आज इलेक्शन कमीशन के वकील को सुना गया है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से? ये क्योंकि केस जो दायर की गई थी हुक्म इम्तिनाई के लिए दायर की गई थी और हुक्म इम्तिनाई में यही होता है कि केस में इंटरिम रिलीफ दिया जाता है और फिर नोटिस जारी किए जाते हैं जिसमें जो तमाम फरीकेन की जो वकला है वो उनको पेश होने की हिदायत की जाती है। ताहम जो तहरीक इंसाफ के वकला थे उन्होंने तवील दलाइल पेश की और दलाइल के बाद फाजिल अदालत के जज जस्टिस कामरान हयात मियाखेल ने जो मौजूद वकला थे जो कि इसमें से दरखास्त गुजार जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ का इंटर पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त दी थी और जिसकी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे तहरीक इंसाफ को और फैसला भी कलअदम करार दिया था, उनके वकला और एडिशनल एडवोकेट जनरल सनाउल्लाह वो मौजूद थे। उनकी जानिब से भी दलाइल सुने और दलाइल सुनने के बाद ये इस फैसले पर पहुंचे कि चूंकि तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका ये दायरा इख्तियार नहीं है कि किसी भी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक कोई फैसला सुना दे, क्योंकि वो ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, वो कमीशन है, वो फैसला नहीं कर सकते। ये मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का था। ताहम जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है उनका ये कहना था कि जो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन ने अपनाए हैं वो इनके जुरिस्डिक्शन में आते हैं और दोनों के दलाइल सुनने के बाद फाजिल अदालत ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात के मुतल्लिक जो फैसला है उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया और ये मुअत्तली जो है डीबी जो डिविजनल बेंच छुट्टियों के बाद पहला डीबी लगेगा हाई कोर्ट में वो उनको फैसला सुनाने का कहा गया है।
फाजिल अदालत ने, क्योंकि कानून में ये है कि जो भी फैसला होता है वो किस्म का फैसला डिविजनल बेंच के पास इख्तियारात होते हैं, और जो सिंगल जज होते हैं उसके पास सिर्फ हुक्म इम्तनाई और कोई भी फैसला मुअत्तल करने का इख्तियारात उनके पास होते हैं, लेकिन किसी खास वक्त के लिए। क्योंकि अदालत ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि 13 जनवरी 2024 को जो आखिरी तारीख है इंतखाबी निशानात अलाट होंगे, और इंतखाबी निशानात अलाट होने से पहले कोई फैसला ऐसा सुनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी सियासी जमात को कोई नुकसान ना पहुंच सके। जी ठीक है, अब्दुल हकीम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तब बताइएगा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक ये फैसला तो सामने आ गया, क्या लगता है इलेक्शन कमीशन रिव्यू में जाएगा या फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी आला अदालती फोरम के ऊपर यह मामला दोबारा उठाया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अब इलेक्शन कमीशन इस मामले में कोई फरीक है। वो एक ऐसी सुपरवाइजरी बॉडी है कि जिसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन से लेके मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक चीज़ों को मेक श्योर करना होता है। तो मेरा अब देखना ये है कि ये जो फैसला मुअत्तली का आया, इसका मतलब तो यही है कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो तहरीक इंसाफ के वकला के दलाइल से उसने इत्तफाक किया है, और जिन ग्राउंड्स के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया था, शायद हाई कोर्ट की नज़र में वो कोई माकूल वजूहात नहीं थी। अगरचे साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपका तजिया इस पर जरूर लेंगे। इस वक्त अली जफर जो है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, मुलाहिजा कीजिए। उसको कायम रखते हुए हमेशा इंसाफ का सर ऊंचा किया है इस हाई कोर्ट ने। उस ट्रेडिशन को कायम रखते हुए आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूं एक गैर कानूनी और गैर आईनी ऑर्डर के जरिए, उस ऑर्डर को, सिलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है, और साथ ये हुक्म फरमाया है कि जो हमारा सिंबल है वो हमें वापस किया जाए, रिस्टोर किया जाए, और हुक्म किया है कि हम अब उस बल्ले के मुताबिक अगली तारीख तक इलेक्शन लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिंबल जो है मैं चाहूंगा कहना, सिंबल का मैं कहना चाहूंगा कि सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी, एक सियासी जमात की जान होती है, और आर्टिकल 17 जो हमारा है आइन का, उसमें कहा गया है, और सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट्स भी हैं कि ये जो सिंबल है ये एक बुनियादी हक है एक पॉलिटिकल पार्टी का भी, उसके मेंबरान का भी, उसके सपोर्टर्स का भी, और उसके जो करोड़ा वोटर्स हैं उनका भी। तो आज हाई कोर्ट ने उस बुनियादी हक को पूरा करते हुए ये हुक्म फरमा दिया है कि सिंबल बैट का पीटीआई का ही है, और पीटीआई को रिस्टोर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। एक मिनट बाद में जी सर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के खिलाफ, पीटीआई के सिंबल और इलेक्शन के खिलाफ, पीटीआई के पाकिस्तान में 70% सपोर्टरों के खिलाफ जो साजिश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस साजिश पे आखिरी केल अदलिया ने लगा दी है, वो साजिशें ख़त्म हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट ने सिंबल रिस्टोर नहीं किया, बल्कि 25 करोड़ आवाम का इतिमाद अदलिया पे रिस्टोर किया है। ये वही वाहिद अदलिया है जिस पे हमेशा हमें इतिमाद रहा है कि हम अदलिया के पास जाएंगे, हम कानूनी आईनी जंग लड़ेंगे, हमारे साथ ज्यादतियाँ हो रही है, हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, लेकिन हमने बारहा कहा था कि हमें अदलिया पे एतमाद है, हर जज पे एतमाद है, और इंशाल्लाह अदलिया इंसाफ करेगी। और आज अदलिया ने इंसाफ कर लिया है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की जो एतमाद है बहाल कर दिया। आज अदलिया का हम बहुत मशकूर है। आज अली साहब ने 4 घंटे खड़े होकर के आप लोगों सब के सामने 4 घंटे पे अदलिया ने उसकी हेयरिंग की है। हर शिक अदालत ने देखी है
कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं था, लिहाजा वो ऑर्डर सस्पेंड हो गया और हमारा बेट रिस्टोर हो गया और इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हुआ कि हमारा सर्टिफिकेट फौरन वेबसाइट पे आप चढ़ा दें। जी जी अगर वो इस फैसले को उड़ा देती है और फिर जो है इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल होता है तो फिर आप लोग क्या करें? जी देखें, वो तो आप बात दुरुस्त कह रहे हैं कि अभी इंटरिम स्टेज है और अभी आगे बड़े मराइल हैं और डीबी सुनेगी, पूरा अपना फिर फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह आपने देखा, पता नहीं आपने मेरी बहस सुनी थी कि नहीं, हमने 4 घंटे के दलाइल दिए और एक एक चीज़ बताई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर क्यों गैर आइनी है, क्यों कानून के ख़िलाफ़ है। और जज साहब का आपने कमेंट भी सुना, बार बार उन्होंने जज साहब ने पूछा वो दूसरे वकला से, और मैं तो सरप्राइज्ड हूँ कि परेशान भी हूँ और हैरान भी हूँ कि वो हुकूमत के वकील भी खुद आ गए उधर। उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि कहाँ से ये पावर और ताकत आई इलेक्शन कमीशन की कि वो इंटरनल जो इलेक्शन है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस किसी पार्टी के, वो किस शिक के तहत, किस इलेक्शन एक्ट की शिक के तहत उन्होंने ये फैसला किया है। उनके पास जवाब नहीं था और काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई उनको नहीं नज़र आया। उसके अलावा अदालत ने बड़ी बार पूछा कि आपकी 170 से ज़्यादा जमातें हैं, आपने कौन सी जमात इस पीटीआई के अलावा किस जमात के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई की। बल्कि जब ये जिक्र हुआ तो मैंने कहा अदालत से कि ये सवाल मैंने इलेक्शन कमीशन को भी पूछा था और इलेक्शन कमीशन ने मजाकिया तौर पे मुझे ये कहा था कि आपकी स्पेशल पार्टी है इसलिए हम आपको इतना गौर से देख रहे हैं। देखो एक मिनट मैं इसके साथ एग्री करता हूँ। एक मिनट जरा सुनिए, एक मिनट सुन लिया करें। देखो इस जजमेंट की जिस तरह अली साहब फरमा रहे हैं, इस जजमेंट इस जी सस्पेंशन वाला ऑर्डर है, इसकी बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत थी। आपको मालूम है कि सारे नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके थे और कल से स्क्रूटनी का अमल शुरू हो चुका था। हमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा करवाई थी। मेरे दस्तखतों से जब प्रायोरिटी लिस्ट चली गई तो बलूचिस्तान में एक्सेप्ट हुई, सिंध में वो एक्सेप्ट हुई, KPK में वो एक्सेप्ट हुई, पंजाब वालों ने उसको पास रोका और जो लिस्ट इशू करके दे दिया तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम आया, पर PTI का नाम उन्होंने विथहोल्ड कर दिया कि हम आपके जितने भी प्रायोरिटी लिस्ट के उम्मीदवारान हैं हम उनकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे। अब ये 227 सीट से इनका बड़ा अमल दखल होता है सदर के इंतखाब में, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में, वज़ीर आला के इंतखाब में और ये स्पीकरों के इंतखाब में। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हम इस प्रोसेस से बाहर नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़रूरी था। ये बताएं कि पेशावर की मुख्तलिफ वकला तंजीमों की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की एक मखसूस जमात को रिलीफ दिया जा रहा है, आप क्या कहते? जी देखें, मेरा तो यकीन है कि कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई अदालत हो, छोटी से छोटी अदालत, बड़ी से बड़ी अदालत, अल्टीमेटली फ़ाइनल फ़ैसला इंसाफ और कानून के मुताबिक होता है। आपको इसमें शक नहीं होना चाहिए और यही मैं बार बार अपनी कौम को भी बताता हूँ, बार बार मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि हमें यकीन रखना चाहिए अपने आइन में और कानून में। एक्सपीरियंस आप देखेंगे, मेरा पिछले 2 साल जो हुए हैं, कम से कम 22 केसेस में आपको गिनवाता हूँ मुख्तलिफ अदालतों से, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, वहाँ से, और अब पेशावर हाई कोर्ट भी, वहाँ से फ़ैसले हमने आइन और कानून के मुताबिक किए हैं। चाहे वो डिफेक्शन क्लॉज की जजमेंट हो, चाहे वो पंजाब असेंबली को रिस्टोर करने की जजमेंट हो, चाहे वो जो इलेक्शन सिंबल्स की वो जजमेंट आ जाए ये उसको हो। अदालतें हमेशा फैसला करती हैं इंसाफ के मुताबिक, इसलिए ऐसी कोई अगर बात करता है तो गलत बात करता है। जी बोलिए। देखो यही तरीक़ेकार होता है, अदलिया यही ऑर्डर पास करती है। इंटरम ऑर्डर जब आप इशू करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और फिर उसके बाद भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अदालत प्राइमा पेशी इस बात पे पहुंची है, बज़ाहिर, जिसको प्राइमा पेशी उर्दू में क्या लफ्ज़ कहते हैं, वो अगर बज़ाहिर अगर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि ये ऑर्डर सस्टेनेबल नहीं है, हमें कभी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि नेक्स्ट डेट पे इंशाअल्लाह ये ऑर्डर ही ख़त्म हो जाएगा और हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। मोशन का केस था, अदालत ने भी कहा सिर्फ आप लोगों ने आर्ग्यू करना था, नोटिस होने से सस्पेंड होगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल भी जो एडिशनल पेश हुआ, एक दरखास्तदार का वकील पेश हुआ, इलेक्शन कमीशन का वकील भी आया। इलेक्शन कमीशन के वकील को दोपहर को हमने सुबह ही बल्कि अपनी पिटिशन की कॉपी दे दी थी
उन्होंने खुद चूज़ किया नहीं आने का। बदकिस्मती से मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं, जैसा मैंने कहा, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, लेकिन इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है, लगता है जिस तरह के वो मुखालिफ हैं। ये नहीं लगता कि जिस तरह वो एक मुनसिफ के तौर पे उन्होंने फ़ैसला किया, एक मुखालिफ के तौर पे किया। और आज जिस तरह दूसरी जमातों के लोग आके, जो लॉयर्स थे, आके बहस कर रहे थे, और इस तरह हुकूमत के लॉयर बहस कर रहे थे, वो लगता ये था कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिल के PTI के ख़िलाफ़ हैं। तो ये तासुर नहीं मिलना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट ही रहना चाहिए, आज़ाद ही रहना चाहिए। इलेक्शन कमीशन से हम इस्तदा ज़रूर करेंगे कि काइंडली मेक श्योर करे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। इलेक्शन कमीशन पे हमने हमेशा से एतमाद किया, और जब एतमाद किया पेश हुए, इलेक्शन कमीशन ने जो कुछ मांगा हमने उसको प्रोवाइड किया और अलम किया, बट हमारे एतमाद को ठेस पहुंचा और वो इंसाफ नहीं किया, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई। हमारे केस को इसी तरह से देखा गया जिस तरह कभी भी 175 पॉलिटिकल पार्टी का केस नहीं देखा गया था। अगर हमारी जगह कोई और होता तो आज उनसे इस्तीफे का भी मुतालबा कर। KP के अवाम की और पाकिस्तानी अवाम को मेरा ख्याल है अब हम मुबारकबाद देते हैं। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया गया था। PTI के वोटर्स के खिलाफ जो साजिशें हो रही थीं उन पर अदलिया ने आखिरी कील लगा दी है। अदलिया ने 25 करोड़ अवाम का एतमाद बहाल कर दिया। इंतखाबी निशान किसी भी पार्टी का आइनी हक होता है। हम अब बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। इंतखाबी निशान सियासी जमात की जान होता है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने और बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया। आज PTI के वकला की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में अदालत के रूबरू 4 घंटे तक दलाइल का सिलसिला जारी रहा, जिसके हवाले से आपको मजीद बताएं कि बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI रहनुमाओं ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब गैर आइनी और गैर कानूनी इकदाम किया गया था। इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शिराजी साहब बताइएगा, गुफ्तगू आपने ही मुलाहिज़ा की होगी, बताएं क्या कहेंगे इस पर। जी, मेरा ख्याल में जो बुनियादी चीजें हमें सुनने को मिली, एक तो ये कि जो सवालात वहाँ पे हाई कोर्ट की जानिब से दीगर वकला से किए गए, बिलखुसूस जो हुकूमती वकला हैं उनसे, एक तो ये कि वो कौन से कवानीन हैं, वो कौन सी आइनी शिकें हैं जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी सियासी जमात के, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो सियासी जमात का अंदरूनी मामला है उसमें मुदाखलत करके उनको एक तरह से कलअदम करार दिया। और दूसरा सवाल भी बड़ा अहम था, गोया कि ये भी पूछा गया हुकूमती वकला से कि तहरीक इंसाफ के अलावा वो कौन सी और जमातें हैं कि जिनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इस अंदाज में उनकी जांच पड़ताल की गई जैसे कि तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की गई। और इन दोनों सवालात के जवाब नहीं मिल पाए हाई कोर्ट को। और तीसरी अहम बात, इसके बावजूद कि जो इस मामले में एक फरीक का सफर होता है इलेक्शन कमीशन, गोया कि तहरीक इंसाफ के वकला ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये बाकायदा तौर पे इत्तलानामा उनको भिजवाया था, और उम्मीद तो ये थी कि आज के दिन इलेक्शन कमीशन के वकला भी वहाँ पे मौजूद होते और अपने इदारे के इस फैसले का दिफा करते, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो वकला आज के दिन इस प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बने। गोया कि 4 घंटे दलाइल जारी रहे वहाँ पे। इस दौरान वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकला ने जाना मुनासिब नहीं समझा। तो मेरा ख्याल है फिर वो जो अली जफर साहब तहरीक इंसाफ के वकील अगर ये बात कर रहे हैं कि सारे मामले में इलेक्शन कमीशन एक सुपरवाइजरी बॉडी के बजाय एक फरीक के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके इस आर्गूमेंट के अंदर बड़ा वजन है। क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन का काम, हम जो पहले भी बात आपसे कर रहे हैं, तो वो ये है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करना, और वो भी गैर जानिबदार हो के, ताकि किसी भी सियासी जमात को ये तासुर न मिले कि उनकी हक तलफी हो रही है या उनको दीवार से लगाने की कोई कोशिशें हो रही हैं। और क्योंकि ये बहस जब से इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया गया है मुसलसल हो रही है कि दीगर सियासी जमातों के अंदर भी जो ड्यू प्रोसेस है इलेक्शन का, पार्टी के ओहदों का, वो को दुरुस्त अंदाज में नहीं होता। और इवन के जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे अकबर बाबर साहब, वो भी जब इलेक्शन कमीशन में गए हैं तो उन्होंने भी अपने वहाँ दलाइल में ये बात वाज़ेह तौर पे कही थी कि दीगर जमातों के मामलात भी कुछ ऐसे हैं। तो अगर एक दरख्वास्त गुजार के जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे सवाल उठा रहा है, लेकिन साथ में दीगर
जमातों के ऊपर भी इसी तरह के सवालात उठा रहा है, तो फिर होना तो ये चाहिए था कि जो दीगर जमातें हैं उनके भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को इस अंदाज में देखा जाता, क्योंकि वहाँ भी सूरत हाल ऐसी है कि कोई सदर के उम्मीदवार के लिए कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं होता, वहाँ भी लोग बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाते हैं, और दीगर ओहदों के ऊपर भी जिन लोगों को पार्टी की आदत नॉमिनेट करती है उनके खिलाफ तो बाकी लोग इलेक्शन नहीं लड़ते, बल्कि पार्टी हेड के नाम नामजद करदा अफराद ही सेक्रेटरी जनरल हो या दीगर ओहदों के ऊपर बड़े आराम से मुंतखब हो जाते हैं। तो अगर ये सूरत हाल वहाँ पे थी तो फिर इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए था, और अगर देखा होता तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन पेशावर उनके पास जो अपने दिफा के लिए कोई आर्गूमेंट होता, तो मुझे लगता है कि बड़ा एक लॉजिकल फैसला आज आया है। उसके नतीजे में जो एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो सकती है, अब लगता है कि बतौर पार्टी वो बहाल हो चुकी है और अपनी जो तरजीहात है मखसूस नशिस्तों के हवाले से उनको भी लिस्टें जमा करवा सकते हैं, और बल्ले का निशान भी रखता ही है, क्योंकि अब जैसे ही सर्दियों की छुट्टियां खत्म होंगी जनवरी में, उसके बाद दोबारा अदालत लगेगी, तो मेरा ख्याल में अब उसके बाद इसके ऊपर हतमी फैसला भी आ जाएगा। और आपको मालूम है कि 13 जनवरी से पहले पहले पार्टी सिंबल्स का मामला तय हो जाता है, तो फिर तहरीक इंसाफ अपने बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकती है। ठीक है, शराई साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ पेशावर अली अकबर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली, आप बताइएगा, कहा जाता है कि सियासत के अंदर हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से इसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है या आला अदालती फोरम्स पर रुजू किया जाता है, मुमकिन तौर पर पीटीआई की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? आपके जराए क्या बताते हैं? जी, ये जो फैसला आज आया है, एक तो एक्सपेक्टेड फैसला था, जिस तरह के शराई साहब ने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से उजलन में किया गया फैसला था, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं तो उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो वो कुछ इस तरह से ही होते हैं, तो फिर एक जमात को ऐसे तरीके से ट्रीट करना तो नजर आ रहा था। दूसरा ये कि पेशावर हाई कोर्ट पे जो है वो एक ये भी उंगलियां उठाई जा रही है सियासी जमातों की जानिब से भी, और अब तो बाकायदा तौर पर एहतजाज कोर्ट के अंदर होते हैं कि पीटीआई को जो है वो रिलीफ पे रिलीफ दी जा रही है। गो के फैसले मेरिट पर किए जाते हैं, ताहम जो पेशावर हाई कोर्ट के कुछ फैसले अभी सामने आए हैं तो सियासी जमातों ने उन पर तनकीद भी की है और उनके खिलाफ एहतजाज भी किया है। तो ये जो फैसला था ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो कमजोर था और उसमें कई जो है खामियां थी, जो कि आज यहाँ पर पीटीआई के जो वकला है उन्होंने उठाई और उसके नतीजे में ये फैसला अभी आया। मुझे लगता है कि जो पेशावर हाई कोर्ट का ये फैसला आया हुआ है तो ऐसा नहीं लग रहा, इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन जिस फोरम पर भी ये जाएगा या तो ये है कि जो जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर है तो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखे, अगर नहीं तो फिर एक जमात को के साथ इस तरह का रवैया रखना या इस तरह का जो फैसला देना तो इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर भी उंगलियां उठेगी। ठीक है, अली अकबर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शराई साहब बताइएगा, अब कुछ जो है वो हलकों की जानिब से, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के हलके हैं उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आएगा या आवाज़ उठाई जा सकती है कि पेशावर हाई कोर्ट का ही इंतखाब क्यों किया गया। ये दरख्वास्त दायर करने के लिए और भी अदालती फोरम्स मौजूद थे, लाहौर हाई कोर्ट था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन इसके बावजूद भी ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में क्यों दायर की गई? मुमकिन तौर पर इस तरह का कोई मौक़िफ़ सामने आ सकता है? देखिए, इस बात की इजाजत देता हो तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के एतराजात फिर अदलिया को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। गोया कि अगर दीगर जमातें ये बात करेंगी तो माजी में हमने देखा कि कई मामलात के ऊपर अदालतों ने बड़े एक कानून और आइन के मुताबिक फैसले दिए और मामलात को टेकअप किया, लेकिन क्योंकि किसी सियासी जमात के फायदे में नहीं था या उनको सियासी तौर पर उसका नुकसान हो रहा था, तो ये एक मुल्क की बड़ी बदनसीबी है कि इसमें यह भी तारीख रही है कि जब किसी को फैसले पसंद नहीं आते या उनको उससे सियासी नुकसान होता है तो फिर अदालतों को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि पहले मैं समझता हूँ वो जमातें कि जिस तरह का एतराज़ करने जा रही हैं उनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को पढ़ें और उसके बाद जिन नुकात के ऊपर अदालत ने अपने फैसले में गोया के शकूक व शुबात का इजहार करके इस फैसले को मुअत्तल किया है उनका मवाजना कर लें।
तो उसके बाद ही अदालत के बारे में किसी किस्म की राय का इजहार करें। और अगर सियासी स्टेटमेंट देनी है तो फिर तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के अंदर एक फैशन सा है कि बगैर फैसला पढ़े लोग उन फैसलों के ऊपर अपनी राय का इजहार करते हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट भी इस मुल्क की एक अदालत है, वहाँ पे भी जो जज साहिबान बैठे हैं वो काबिल एहतराम है, उनका कानून और आइन के बारे में नॉलेज, उसके ऊपर किसी को कोई शक नहीं है। और माजी में बड़े लैंडमार्क किस्म के जजमेंट पेशावर हाई कोर्ट से आते रहे हैं, वहाँ से बड़े ऑनरेबल जजेस बाद में सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनते रहे हैं और यहाँ पे भी आके उन्होंने बड़े कमाल फैसले दिए हैं। तो मैं नहीं समझता कि आप ये कहें कि ये दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में क्यों दी गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों नहीं दी गई। तो कल को तो तहरीक इंसाफ ये भी कह सकती है कि हमने साइफर केस के अंदर जमानत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दी थी, उसमें तो दरख्वास्त मुस्तरद हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दरख्वास्त को मंजूर करके तो बानी पीटीआई को एक तरह से जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो मुनासिब कोर्ट नहीं है, वहाँ बैठे हमारे जज साहबान काबिलियत के ऊपर हम शक करना शुरू करें? नहीं, मेरा ख्याल में उनका देखने का मेरिट अपना था, उन्होंने अपने से ही फैसला किया और उसके बाद आला तरीन अदालत ने उन्होंने अपने जाविये निगाह से चीजों को देख के कुछ लॉ पॉइंट्स को सामने रखते हुए फैसला दिया। तो ये फैसले होते भी रहते हैं, फैसले बदलते भी रहते हैं और मुल्क की तमाम अदालतें, वो पेशावर हाई कोर्ट है, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वो सिंध हाई कोर्ट है, वो लाहौर हाई कोर्ट है या इस्लामाबाद या फिर सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि इस मौके पे सियासी फायदे नुकसान को मद्देनजर रख के कम से कम अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि पूरे 25 करोड़ अवाम इस मुल्क की अदालतों को देख रहे हैं। क्योंकि बहरहाल अदालतों के बारे में हमारा ये यकीन है कि वो गैर जानबदारी से और आइन और कानून की रूह से चीज़ों को देख के फैसले करती हैं। और कि माजी में जो अदालतों का कंडक्ट रहा है ये एक बेहतरीन मौका है कि वो अपने आप को बिल्कुल आइन और कानून के साथ खड़ा हुआ साबित करें और ऐसे फैसले दें कि जिनसे वाकई तौर पर लगे कि बगैर किसी दबाव को कबूल किए उन्होंने इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती को अपना मत में नजर रखा और उसके तहत ही फैसले दिए। तो आज इस अदालतों का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है और मैं समझता हूँ कि अदालतें कानून और इंसाफ के साथ खड़ी होंगी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल जब किसी फैसले को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो आइन और कानून की रूह से दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आज इस फैसले को इतनी उजरत में आना क्योंकि तकाजा कर रहे वक्त इलेक्शन में कम वेश 40 दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे में इस तरह की जो पिटीशंस हैं उनको पेंडेंसी में नहीं डाला जा सकता। इनके ऊपर घंटों की समाअत या दिन की एक समाअत करने के बाद आपको फैसले जारी करने होते हैं ताकि जो मुतासरा फरीक है उसको बर वक्त। ठीक है शराई साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान जनाब एतजाज अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एतजाज अहसन साहब डॉन न्यूज को वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे सर इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर? आज जो है ये फैसला मुअत्तल कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। बिल्कुल दुरुस्त फैसला है क्योंकि जो इसके बरक्स व्यू है और तस्वर है, इसके बरक्स जो इस फैसले के, वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी पे मबनी है। और वो गलत फहमी ये है कि ये समझा जाता है कि ये जो निशान है बल्ले का मिसाल के तौर पे या तीर का या शेर का, ये निशान इसलिए है कि ये पार्टी की मलकियत है और पार्टी के को महरूम नहीं किया जा सकता सियासी जमात को इनसे, और अगर महरूम किया गया है तो वो ठीक किया गया है क्योंकि वो प्रोसेस उस हद तक ठीक है। लेकिन ये सोचने की बात यह है असल में कि ये निशान क्यों है। निशान इसलिए होते हैं कि हमारे यहाँ नाखानगी बहुत है। अमेरिका, बरतानिया, यूरोप में नहीं होते, लेकिन भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, बड़े सगीर में हर वोट पे निशान होते हैं इसी तरह सिंबल। और उनकी वजह यह है कि वो नाखानगी है यहाँ बहुत ज्यादा। लोग नाम नहीं, 13 कैंडिडेट्स में नाम नहीं पढ़ सकती, बहुत सी बीबियां नहीं होगा, हमारी तो अक्सरियत मर्दों की भी नहीं पढ़ सकती। तो वो निशान को वोट पे डालते हैं, वो निशान पे वोट डालते हैं, मोहर लगाते हैं। तो ये निशान हकीकत में हर उस वोटर का है जो एक पार्टी को वोट डालना चाहता है। अगर 2 करोड़ वोटर उसको वोट डालना चाहते हैं तो हर एक में से उनका ये निशान उसकी सहूलत के लिए है, उसको वोट डालने की सहूलत देने के लिए है। और उससे वोट डालने का हक महरूम करने का तरीका ये है कि आप निशान ही ले लो या निशान उसकी पार्टी का हो ही ना ऊपर।
तो ये दरअसल उन करोड़ या लाखों या करोड़ों में वोटर्स का है जो ये 3 बड़ी जमातों में से किसी एक जमात को वोट डालने की सहूलत देता है और हक देता है। उसको महरूम करना है तो आप उसका निशानी हटा दो, वो पढ़ ही नहीं सकता सारे नाम, तो वो कैसे वोट देगा। तो ये बिल्कुल सही फैसला है। और दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी नहीं था कि ये वोट का हक से महरूम करे।